एक ऐसे व्यक्तित्व से हम बात करने वाले हैं आज। एक अच्छे पत्रकार रहे हैं। इस एआई के दौर के और इंस्टा के दौर के मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। यद्यपि एक बड़ा दौर आया जब मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। उम्र के उस पड़ाव तक स्वयं हल चला रहे हों। एक खबर मैंने बनाकर वो जो स्थायी रिपोर्टर थे उनको दी। राजस्थान पत्रिका में एक बड़ा बैनर, बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। स्काइप के जरिए साइंस और मैथ्स की क्लासें लगवाई हैं और आज तो इसकी बुनियाद 2012 की है। तो एक ही मार्ग बचता है, वो गुरुद्वार। तो आपकी या मेरी सेहत पर स्थायी रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पर्दा क्यों है नजरों को नजारों तक तो जाने दो। नमस्कार, बीबीसी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। जैसा कि हम इस कार्यक्रम में हर बार किसी नई शख्सियत से मिलते हैं जिन्होंने समाज के लिए इस क्षेत्र का नाम रोशन किया, अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा उपलब्धि हासिल की जिससे कि यहाँ के लोगों को प्रेरणा मिल सके। इसके साथ ही अपने व्यक्तित्व से जिन्होंने समाज में एक नई पहचान बनाई। आज फिर एक ऐसे ही गेस्ट हमारे साथ में हैं जिनसे हम मुलाकात करने वाले हैं, जिनसे हम बात करने वाले हैं और हम जानेंगे उनके सफ़र को, उनकी ज़िंदगी की कहानी के बारे में, ताकि उनकी ज़िंदगी की कहानी को सुनकर उन लोगों को सीख मिल सके, मौका मिल सके और कुछ सीखने के सबक मिल सके जो आगे चलकर इस फील्ड में या इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। इसके अलावा एक ऐसे व्यक्तित्व से हम बात करने वाले हैं आज जो कई क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो लेखनी के क्षेत्र से भी जुड़े हैं। एक अच्छे साहित्यकार हैं, एक अच्छे पत्रकार रहे हैं, एक अच्छे शिक्षक रहे हैं, बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं। इसके साथ ही समाज में उन्होंने कई ऐसे उदाहरण पेश किए जो एक इंसान के रूप में कैसे व्यक्ति को होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं शिक्षाविद प्रकाश पंड्या की। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आइए चलते हैं और बात करते हैं प्रकाश पंड्या जी से उनके सफ़र के बारे में। तो आज हमारे साथ में स्टूडियो में है प्रकाश जी पंड्या, जो प्रतीक उपनाम भी लगाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, चैनल पर जी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सर आपके जीवन के सफ़र के बारे में। अभी आपकी एक जीवन पर बनी टेलीफिल्म भी जो है वो प्रसारित हुई है जी। और उसमें बहुत सारी बातें आपने बताई भी हैं और बहुत सारी छुपा भी ली हैं जी। तो हम उन्हीं बातों की जानकारी लेना चाहते हैं जो आपने छुपा ली है जी। बचपन से आप कैसे विद्यार्थी थे और कैसे आपके जीवन की शुरुआत हुई? जी। सबसे पहले तो बीबीसी राजस्थान के प्रति मैं कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर मेरे साथ जो संवाद में संलग्न हैं उस प्रतिभावान विलक्षण प्रतिभा के धनी आदरणीय हेमंत जी पाठक राही का धन्यवाद। आपने जीवन के उस शुरुआती दौर के बारे में जानने और जीवन जहाँ से जीने के अर्थ का मर्म पता चला और प्रारंभ किया, वहाँ से जानना चाहा है। तो हेमंत जी, बतौर एक विद्यार्थी तो समाज और जो जानने वाले लोग हैं वे मुझे बताते हैं कि मैं प्रतिभावान तो था। अच्छा। अब अपने मुँह से कहूँगा तो ये थोड़ा अटपटा भी लगेगा हमारे दर्शकों को, पर प्रतिभावान तो था मैं। 1 से 8 तक मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो जहाँ मेरा पैतृक गांव है नवागांव, वहाँ के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में हुई, राजकीय विद्यालय में ही। और वहाँ 1 से 8 तक मुझे जिन शिक्षकों का सानिध्य और संरक्षण मिला जी, वे इस एआई के दौर के और इंस्टा के दौर के और आधुनिक प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी के दौर के चाहे जानकार न हों, पर उन सारे गुरुजनों में एक जो खास बात थी जो इस दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये थी कि उनके पास अगर 20% था या 50% था तो 50 का पूरा 100 देने की उनमें भावना थी। और उस भावना का ही परिणाम था कि बुनियादी शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा मेरी बहुत मजबूत हुई, गुणवत्तापूर्ण हुई और उसी बुनियाद और उसी नींव पर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। यद्यपि एक बड़ा दौर आया जब मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, पर उन प्रारंभिक शिक्षा के गुरुजनों का बहुत श्रद्धा और आस्थापूर्वक स्मरण करते हुए आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरा आभार और मेरा साधुवाद उन तक प्रेषित करना चाहता हूँ जिन्होंने एक बालक प्रकाश पंड्या को आज आपके चैनल में, आपके स्टूडियो में उपस्थित होकर के इंटरव्यू लेने लायक प्रकाश पंड्या बनाया।
आपने जो बचपन की बात बताई तो आपने पढ़ाई का एक दौर देखा और उसके बाद में काफ़ी समय आप पढ़ाई से दूर भी रहे। जी। तो क्या परिस्थितियाँ ऐसी रही थी जिस कारण से आपको पढ़ाई से दूर रहना पड़ा और फिर वापस पढ़ाई आपकी कब शुरू हुई और क्या आपने संघर्ष किया इस दौरान? 10वीं तक मैं नियमित विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई करता रहा। मेरे गांव में उस समय 8 तक की ही कक्षा का जी। शिक्षण या अध्यापन उपलब्ध था। उसके बाद 9वीं 10वीं में पास के गांव में जाकर, बड़ौदिया गांव में जाकर के वहाँ पर मैंने अध्ययन किया। और जैसे ही 11th क्लास यानी 11वीं की परीक्षा मैं दे चुका था, हुँ। तब पारिवारिक हालात कुछ ऐसे थे, आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत प्रतिकूल थी। आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस बालक के 85 वर्षीय पिता हुँ। अपने स्वयं के बैलों की जोड़ी के साथ खेत में उम्र के उस पड़ाव तक स्वयं हल चला रहे जी। हों, तो आप उस आर्थिक स्थिति का अंदाज़ लगा सकते हैं। तो उन परिस्थितियों के कारण कॉलेज की दहलीज़ या कॉलेज की चौखट को तो मैं छू ना सका। कभी मैं कॉलेज का नियमित विद्यार्थी रहा नहीं। हुँ। उसके बाद तक भी, चाहे तो आपने जितने प्राइवेट ही किया सब कुछ? मैंने स्वयं पाठी के रूप में अध्ययन किया, लेकिन एक बड़ा गैप कि 81 में हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम दिया और हुँ। ग्रेजुएशन मेरा 90 में हुआ। तो अच्छा, जो 9 साल का जो अंतराल बीच है, में 9 साल का अंतराल हो गया। 9 साल का अंतराल है, वो अब उन्हीं आर्थिक परिस्थितियों के कारण रहा। और फिर मुझे अ, एक जुनून भी था, मन में हुँ। विचार भी था, आसपास का वातावरण। और मेरे मिडिल स्कूल के एजुकेशन में यानी एलिमेंट्री एजुकेशन में मेरे संस्था प्रधान हुआ करते थे मानशंकर जी जोशी, अच्छा। मूल निवासी बांसवाड़ा के ही थे। तो उन्होंने मेरी लेखकीय और मेरे लेखन की प्रतिभा को क्लास 6ठी से ही पहचान लिया था। अच्छा। तो वो जैसे ही स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस आते तो मुझे बुला हुँ। कर कहते कि सोन प्रकाश, हुँ। इस बार के स्वाधीनता दिवस का मेरा भाषण तुझे लिखना है। अच्छा, तो वो जो एक उन्होंने अच्छी कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने। वो जो आत्मविश्वास जगाया था लेखने का, हुँ। तो उसे लगा कि चलो पढ़ाई तो नियमित तो हो नहीं पा रही है। तो फिर बांसवाड़ा में ही मैंने 81 में, जब हुँ। मैं केवल 15 वर्ष और 11 मास की आयु का था, एक अखबार ज्वाइन किया। अब उस दौर में अखबार में भी सीधे रिपोर्टर तो कौन रखता, हाँ, सही है। तो संवाददाता और रिपोर्टर बनने के अवसर तो थे नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, पहले हॉकर होकर का बन जाओ, काम, अखबार बाँटो आप। अखबार बाँटो आप, और फिर छोटी-मोटी शहर की कोई ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसी कोई समस्याएँ हैं या कोई ऐसे विषय हैं, कंटेंट है, तो लाओ हमारे जो रिपोर्टर हैं उनको दो, हुँ। और फिर धीरे-धीरे आप अभ्यास करते रहो। हमें लगेगा कि आप रिपोर्टर बनाने लायक हो, हाँ, तो तो हम फिर आपको बना रिपोर्टर भी देंगे। बना देंगे। तो कौन-सा अखबार था वो? वो अमर आज़ादी अखबार था। अमर आज़ाद। हाँ, सुशील जी जोशी जो मोहन कॉलोनी में जी। त्रिमूर्ति नाम के आवास में जी। रहते थे, तो अमर आज़ादी अखबार के साथ में एक हॉकर के तौर पर तो कितना साल काम किया आपने वहाँ? मैंने एज़ ए हॉकर लगभग 2 साल काम किया। हुँ। फिर एक दिन संयोग से एक खबर मैंने बनाकर वो जो स्थायी रिपोर्टर थे, हाँ। उनको दी, तो उन्हें बड़ी पसंद आई, जी। वो खबर लगाई। फिर उस खबर को दूसरे दिन हमारे अखबार के मालिक और संपादक जी सुशील जी ने पढ़ी। तो संवाददाता रिपोर्टर से पूछा, ये खबर किसने बनाई है? तो उन्होंने कहा कि ये तो अपना जो हॉकर बच्चा है ना प्रकाश, हुँ। उसने बनाई है। तो उस दिन से फिर उन्होंने मुझे रिपोर्टर बना दिया। रिपोर्टर बना दिया। जी। तो ये जो आपका पत्रकारिता का सफ़र है, ये तो उस तरह से शुरू हुआ। लेकिन ये लिखने का जो आपका शौक है, जी। ये कहाँ पैदा हुआ और ये कैसे पैदा हुआ? अ, अखबारी लाइन में जब प्रवेश किया तो उसके बाद क्रमशः मुझे बड़े प्लेटफॉर्म मिलते गए। हुँ। अमर आज़ादी के बाद मैंने जलते दीप के लिए भी काम किया, जी। नई दुनिया के लिए भी काम किया। तो जो बड़े अखबार थे, फिर हुँ। धीरे-धीरे मुझे राजस्थान पत्रिका में एक जी। बड़ा बैनर, बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। हुँ। एक लेखक के रूप में मुझे सबसे बड़ी और सबसे स्थायी पहचान राजस्थान पत्रिका राजस्थान ने दी। पत्रिका से मिली। और मैं दर्शकों को गर्व के साथ ये बताना चाहूँगा हुँ। कि जो अज़ीम शख्सियत मेरे साथ संवाद कर रहे हैं या मेरा साक्षात्कार कर रहे हैं, मेरा सौभाग्य रहा कि हम दोनों ने उस प्लेटफॉर्म पर एक साथ भी काम किया है। लगभग 10 साल। 10 साल। जी। जी। 93 से लगभग 2003 तक। 3 तक। जी। तो ये जो पत्रकारिता का सफ़र रहा आपका, लेखनीय सफ़र रहा, तो आप शुरुआत में क्या लेख ही लिखते थे, गीत गज़ल कविताएँ लिखते थे, क्या लिखते थे आप? विषय वस्तु में प्रारंभ से ही मेरी रुचि, या यूँ कह सकते हैं दखल कहें, एक
पकड़ कहें, वो मेरी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और जो एडवेंचर टूरिज्म है उस पर ज़्यादा थी। मेरा सबसे पहला आर्टिकल, सबसे पहला आलेख जब ऑल एडिशन पूरे राजस्थान में छप करके आया, हालादेव का, हाँ जो अबापुरा के पास में है। जी। देश में आप तो मेरे से भी ज़्यादा इस पत्रकारिता के क्षेत्र में बांसवाड़ा के चप्पे चप्पे को छान के आए हैं, तो कदाचित पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा आध्यात्मिक स्थान है, वो तीर्थ जी। है, जहाँ दीपावली के दिन, जिसे पूरा भारतवर्ष नए साल के रूप में मनाता है, नव वर्ष के दिन जहाँ पर हज़ारों लोग उस तीर्थ स्थान पर एकत्र होते हों और अपनी आस्था, श्रद्धा, भक्ति प्रकट करते हों, उस दिन वहाँ जो मेला लगता है वो देश में किसी और अन्य स्थान पर उस दिन नहीं लगता। तो पहला आलेख मैंने भगवान हालादेव पे लिखा था। तो मेरी जो शुरुआती विषय वस्तु थी, आज भी मुझे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और जो हमारे एक एडवेंचर टूरिज्म जी। है उस पर लिखने में बड़ा मज़ा आता है। पर उस समय दौर ऐसा भी था कि कुछ पॉलिटिकल स्टोरीज भी चलानी हाँ। पड़ती थी, चाहे वो हिडन एजेंडा में चलानी हाँ। पड़ती हों, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी चलानी पड़ती थी। जी। तो लेकिन लेखन का जो मेरा अपना व्यक्तिगत विषय का रुचि का जो विषय रहा, वो आज भी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, शिक्षा से जुड़ा हुआ और जो कुछ विलक्षण व्यक्तित्व हैं उन पर आलेख। तो ये आपके शिक्षकीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? मेरे प्रारंभिक शिक्षा के गुरु रहे मोहन जी पंड्या, जो मेरे गांव के ही थे, नवा गांव के ही। तो उन्होंने मुझे शुरुआती 1 से 8 में पढ़ाया और उनको भी मेरी प्रतिभा की पहचान उस समय से हो गई थी, तो वो बहुत सारे लिखित कार्य, लेखन के कार्य करने का मुझे भरपूर अवसर देते थे। तो वे नौकरी के बाद भी, उनकी शिक्षक के रूप में नौकरी लग चुकी थी, उसके बाद में भी वो लगातार हिंदी में, संस्कृत में, राजनीति विज्ञान में वो एमए की परीक्षाएं दिए जा रहे थे। जी। तो घर आते और जब मुझे देखते कि अखबार में काम कर रहा है, स्काउट ऑफिस में ये पार्ट टाइम पियोन है, वहाँ भी काम कर रहा है और पढ़ाई इसकी बाधित है, तो मुझे लगातार वो इंसिस्ट करते थे, प्रेरित करते थे कि देख मेरी तो नौकरी लग गई, फिर भी मैं तो पढ़ रहा हूँ, तो तुझे तो पढ़ना ही चाहिए, इस तरह से पढ़ाई छोड़ देने से काम बनेगा नहीं। तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया और उन्हें देख करके फिर मैंने भी एक मन बनाया, मानस बनाया कि वाकई कितनी अच्छी बात है कि जिस व्यक्ति के पास जीविकोपार्जन का इंतज़ाम हो चुका, वो जब लगातार पढ़ाई जारी रखे हुए है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर अभी श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, तो बिहारी जी का एक दोहा है कि मरत प्यास पिंजरा पर्यो, सुहा समय के फेर, आदर दे दे बोलिए तो बायसु बलि की बेर। तो सुहा का समय परिवर्तित हुआ और फिर जब मैंने पढ़ाई को वापस नियमित किया, तो उसके बाद 3 साल में ही ग्रेजुएशन जब से नियमित किया, उस गैप के बाद फिर उसके तुरंत बाद बीएड में चयन के तुरंत बाद फिर मेरा तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर चयन हुआ। निचली नाल में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, जहाँ नवा गांव से गणाऊ तक साइकिल लेके जाना होता था और गणाऊ से निचली नाल पैदल जाना होता था। तो तृतीय श्रेणी अध्यापक से दौर शुरू हुआ शिक्षक जीवन का। तो ये तो आपके बचपन से लेकर के शिक्षकीय जीवन की पूरी कहानी हो गई। इस दौरान आपने बहुत सारे ऐसे काम भी किए जो आपके व्यक्तित्व को निखारते गए या आपको एक नई सीख देते गए। तो आपने ऐसे कौन कौन से क्षेत्रों में काम किया, ये बताएं। जी, मुझे 3 ऐसे इनोवेटिव्स आइडिया या इनोवेशंस खुद को आत्मसंतोष देते हैं आज भी, जिन्हें मैं याद करता हूँ उन कार्यों को, और उन कार्यों के बाद में जो इम्पैक्ट आया सोशल एस्पेक्ट के हिसाब से, पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से, मेरा जो अपना सर्कल है उस सर्कल से जुड़े हुए जो लोग हैं, मेरे उम्र में छोटे हों, हम समवयस्क हों या मेरे से बड़े हों, मुझे 3 काम बड़ा संतोष देते हैं। जिन कार्यों को हम हमारे आनंद के लिए या हमारी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो उन कार्यों का तो मिलेगा एक दूरगामी परिणाम। लेकिन अगर किसी कार्य को हमने दुनिया को खुश करने के लिए या इस उम्मीद से कि इस कार्य के बाद दुनिया मेरी पीठ थपथपाएगी, तो शायद ये हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। तो वो जो 3 काम किए थे वो मैंने अपने आनंद के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए किए थे। सबसे पहला कार्य मुझे एक अनुष्ठान की तरह, एक ज़ियारत की तरह लगता है, वो काम था, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा में थे KL बेरवा साहब, बाद में जो लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्य बने और संप्रति वो डॉक्टर गौर सिंह विश्वविद्यालय भोपाल के सागर के कुलाधिपति हैं जी। तो न जाने एक विजिट में
तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की घोटिया अम्बा में विज़िट होने वाली थी, तो उसकी पूर्व तैयारियों के सिलसिले में वो हमारा जो ओबापुरा खेड़ा वल्लीपाड़ा वाला मार्ग है जो घोटिया अम्बा पहुँचता है, वहाँ वो 2-3 दिन तक लगातार आवागमन कर रहे थे। एक दिन लौट रहे थे तो खेड़ा वल्लीपाड़ा गांव के पास उन्हें लगभग 200, 250, 300 नन्ही ललनाओं का, बालिकाओं का झुंड स्कूल से छुट्टी होकर के रास्ते में दिखा। तो उन्होंने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोककर उन बच्चियों के बीच में गए और पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तो बच्चियों ने कहा कि 10वीं क्लास में। महोदय ने अगला सवाल किया कि 9th में कौन से डिवीज़न पास हुई थी? तो उनके इस सवाल पर सब चुप्पी साधे हुए। तो बड़ी मुश्किल से एक बच्चे ने साहस जुटाया और कहा कि सर हम तो 10वीं फेल्यूर हैं, 10वीं में फेल हुई है। तो बिरवा साहब ने कहा कि कितनी फेल हुई हो? तो उन बच्चों ने, जितनी गर्ल्स थी, उन्होंने जवाब दिया कि हम तो 10th में 50 बच्चियाँ थी, सब की सब फेल हुई है। अच्छा। दिल एकदम से पसीज गया इस उत्तर पर, झकझोर दिया इस उत्तर ने। तो सीएम साहब की विज़िट के दौरान उस समय तो उन्होंने कोई विशेष पहल नहीं की, लेकिन जब मुख्यमंत्री महोदया का कार्यक्रम हुआ उसके बाद में अबापुरा में तत्कालीन एसएचओ थे, जो संयोग से इन दिनों शहर कोतवाली हैं, रूप सिंह जी चारण। तो अबापुरा बेल्ट के सारे जो पेरेंट्स थे, उन बच्चियों के गार्जियंस वगैरह थे, उनको एसएचओ ऑफिस में बुलाया। अब अभिभावक भी पुलिस डिपार्टमेंट थाने में बुलाए तो नेचुरली घबराता है, पर उन्होंने मैसेज इस तरह से किया कि आपको किसी वजह से, किसी गलती के लिए या कोई पुलिस कार्रवाई के लिए नहीं बुलाया जा रहा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए बुलाया जा रहा है। बुलाया, उन पेरेंट्स की मीटिंग की और बिरवा साहब ने कहा कि भाई आपकी सारी बच्चियाँ फेल हुई हैं, तो मैं इन सब बच्चियों को बांसवाड़ा ले जाना चाहता हूँ। तो पेरेंट्स पहले तो घबराए, पर ये भारत की पहली ऐसी घटना है हेमंत जी, पूरे देश की पहली ऐसी घटना है जिसमें यहाँ के जनजाति समाज के अभिभावकों ने अपनी किशोरावस्था की बेटियों को पुलिस को सौंप दिया। फिर वो उस हॉस्टल में ले आए, यहाँ रखा। अब रख तो दिया, पढ़ाए कौन? तो वाया कोई ऐसी सूचना मुझ तक पहुँची। फिर पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि मैंने 50 बच्चियाँ यहाँ पर रखी हैं, असहाय भी हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी कोई ख़ास अच्छा नहीं है, आप अगर जिम्मा संभालो इनको पढ़ाने का तो ठीक रहेगा। जिस स्टूडेंट का, जिस उस बालिका का 10वीं में 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 में से जिस बालिका के 6 सब्जेक्ट में 6 में से 6 सब्जेक्ट के 0 नंबर था, वो आज ग्रेजुएट हो गई। क्या बात है। बीएड हो गया। कुछ पटवारी हैं, कुछ ग्राम सचिव हैं, कुछ लिपिक हैं, कुछ वनपाल हैं। ऐसे 7 साल तक उस हॉस्टल में उन बालिकाओं को रख करके जो कार्य किया, वो मुझे बड़ा आनंद देता है। दूसरा, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे अनिल टांक साहब, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, अपन यहाँ की बेटियों को आत्म सुरक्षा के लिए अपन एक ट्रेनिंग देते हैं। तब आत्मरक्षा और सेल्फ डिफेंस और कहीं कोई राजस्थान में कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस नाम का कोई इवेंट या पहल थी नहीं। पहली बार बांसवाड़ा से शुरू हुई। टांक साहब के निर्देशन में 11,000 बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रेंड कांस्टेबल के द्वारा। उनके माध्यम से यहाँ लगभग 150 से 200 महिला शारीरिक शिक्षिकाओं को ट्रेन किया गया। और आपको जानकर बड़ा गर्व होगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा जी के समय स्वाधीनता दिवस समारोह जो राज्य स्तरीय उदयपुर महाराणा भोपाल स्टेडियम में हुआ था, उसमें बांसवाड़ा से 100 जनजाति बालिकाओं ने पहली बार सेल्फ डिफेंस का डेमो दिया था, पहली बार जी। तो दूसरा, वो कार्य मुझे आनंद देता है। और तीसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मैं 2010 का मेरा अनुभव बता रहा हूँ सर आपको, जब ईमेल और ये सारा सीडी और इन सब चीज़ों से बहुत दूर था ये क्षेत्र पूरा। 2012 में मैंने, जब मैं शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी बांसवाड़ा हुआ करता था, तो घोड़ी तेजपुर, कुशलगढ़ और आनंदपुरी में बांसवाड़ा ऑफिस में बैठ करके स्काइप के ज़रिए साइंस और मैथ्स की क्लासें लगवाई हैं। और आज बांसवाड़ा शाला दर्पण में जब हम रैंकिंग में कभी टॉप 10 में या टॉप 5 में आ जाते हैं, तो इसकी बुनियाद 2012 की है। तो ये 3 काम मुझे बड़ा आनंद देते हैं। और ये सारे काम जो है वो आप करते रहे। इस दौरान आपको कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, कई तरह के विरोध का भी सामना करना पड़ा। तो वो
परिस्थितियों से लड़ते हुए कैसी परिस्थितियां थी और कैसे आपने सरवाइव किया? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक कालजयी सत्य है। क्योंकि आप उस दौरान स्वास्थ्य मंत्री अपने रहे, भवानी जी जोशी के साथ में भी पर्सनल असिस्टेंट के रूप में आप रहे, फिर आप वसुंधरा जी के प्रेस सेल में तब भी तक आप पहुँचे, फिर बाद में मालवीय जी आए, कांग्रेस के मंत्री रहे, तो उस समय भी आप उनसे जुड़े रहे। तो ये सामंजस्य और ये सारी चीज़ें कैसे आपने बिठाई? समाज का एक सिद्धांत है, ये समाज में जो भिन्न भिन्न प्रकृति के जो लोग रहते हैं उनका एक अपना उसूल कहें या उनका एक फंडा फार्मूला है। जब वे किसी की रफ्तार को जी पकड़ नहीं पाते या किसी की रफ्तार के साथ दौड़ या चल नहीं पाते, तो फिर वो एक ही काम करते हैं और वो बड़ा सुविधाजनक है, वो होता है छवि बिगाड़ने। छवि बिगाड़ना या अवरोध डालना। तो जो राजनीति से जुड़ने का या उसमें इन्वॉल्व होने का मेरा सारा निर्णय अनचाहा था, बिल्कुल अनचाहा निर्णय था। मैं लेखकीय क्षेत्र का व्यक्ति था, प्योरली एकेडमिक साइड का व्यक्ति था, और फिर मुझे दूरगामी सारे परिणाम पता थे सब कि इसका कालांतर में हश्र क्या होना है और मुझे व्यक्तिगत जीवन में ये चीज़ें कितनी परेशानी देने वाली हैं। लेकिन पहली बार भवानी जी के साथ जुड़ने से पहले जब मैं ऊहापोह की स्थिति में था, मैं लगातार असमंजस में, पशोपेश में था कि मैं नहीं जाऊंगा। वो लगातार कह रहे थे कि नहीं, मुझे आपकी आवश्यकता है इसलिए मैं तो लेके जाऊंगा। तो मैंने अपने जो परम पूज्य गुरुदेव है से इस समस्या का समाधान चाहा और मैंने गुरुजी से पूछा कि इस असमंजस में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि देखो, आप नहीं जाओगे, आप नहीं जुड़ोगे तो कोई तो जाएगा और जुड़ेगा। तो कोई जो जुड़ेगा वो हो सकता है कि किसी ज़रूरतमंद की, किसी गरीब की, किसी असहाय निसहाय की मदद न कर पाए, लेकिन आप जाओगे और जुड़ोगे तो हो सकता है कि आप ज़रूरतमंद की मदद कर पाने में ज़्यादा कारगर और सफल होगे। तो गुरु आदेश होता है। फिर काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक लागी है। अब राजनीति की दुनिया में, मतलब चुनावी मकसद से तो नहीं या राजनेता बनने के उस ख्वाब के साथ भी नहीं, लेकिन उसमें जब जुड़ा तो एक ठप्पा पीठ पर लगना ही था। और जब ठप्पा लगना था तो उसके बाद में जो लोग रफ्तार के साथ नहीं दौड़ पा रहे थे तो उन्होंने शुरू किया छवि बिगाड़ने का काम। सही है। और हालांकि छवि बिगाड़ने से आपकी या मेरी सेहत पर स्थायी रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर जो तात्कालिक और आंशिक प्रभाव पड़ता है उस प्रभाव को दूर करने में फिर जीवन निकल जाता है। तो भवानी जी से जुड़े, फिर माननीय वसुंधरा जी के कार्यकाल में प्रेस सेल में सेवाएं देने का अवसर मिला, भवानी सिंह जी राजावत साहब के साथ डीपीआर में भी काम करने का अवसर मिला। तो मुझे नहीं पता राजनेताओं को मेरे जुड़ने से कितना फ़ायदा हुआ, पर हाँ, उनके साथ जुड़ने के निर्णय से मुझे बड़ी दुविधाएं झेलनी पड़ी। कितने तबादले आपने झेले इस दौरान? मैं पदोन्नति और तबादले दोनों की संख्या अगर मिलाकर आपको मैं अवगत कराऊं तो 34 साल का मेरा सेवा काल रहा और उसमें 25 तबादले हुए। क्या बात! 25 क्वार्टर सेंचुरी। इतने तो पुलिस वाले के भी नहीं होते। हाँ, तो मेरा कार्यकाल पोन्नुचामी साहब के साथ से लेकर के और टांग साहब तक के बीच में अमूमन कभी स्पोर्ट्स मीट, कभी सेल्फ डिफेंस, कभी ये बच्चियों के पढ़ाने के कारण पुलिस विभाग के अधिकारियों से ज़्यादा तालमेल और संपर्क रहा तो उन्होंने पुलिस वाला ही समझ करके और तबादले कर दिए उन्होंने। तो आप पत्रकार जीवन में भी रहे, आप शिक्षक जीवन में भी रहे, आपने राजनीति को भी बहुत करीब से देखा, तो आपके दृष्टि में एक पत्रकार के नाते आप क्या सोचते हैं राजनीति किस लेवल की होनी चाहिए और किस लेवल की थी जो आपने देखी? आप उपयोगी कितने हैं, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है। आप उनके लिए उपयोगी होने का एक बहुत बड़ा कालखंड अपने जीवन के 25 साल, 30 साल, 50 साल भी अगर व्यतीत कर दें और जिस अगली सुबह, जिस अगले सूर्योदय के साथ उन्हें लग जाएगा कि आप योग्य तो हैं पर उपयोगी नहीं रहे, तो फिर आपका हश्र है वो कुछ अलग ही होना है। और उसमें तो जो लोग आ रहे हैं और जन सेवक या लोक सेवक के रूप में अपने को समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें स्वयं को ये निर्णय करना चाहिए कि क्या उनकी कार्यशैली एक जन सेवक या एक लोक सेवक के रूप में है या नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उन चुनिंदा लोगों की बात कर रहा हूँ
जिन्होंने राजनीति में प्रवेश तो जनसेवक या लोक सेवक के मंतव्य से या प्रयोजन से किया, लेकिन उसका अणुभर परमाणुभर वो जनसेवक और लोक सेवक साबित नहीं हो रहे या हो सके, तो सोचने की ज़रूरत तो है। आपने राजनीति पर बताया, आपने पत्रकारिता पर बताया, शिक्षा के क्षेत्र में आप जब रहे जी तो आपने अपने अनुभवों से बहुत सारे बदलाव भी किए, बहुत सारी नई चीज़ें भी की, जी। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो बदलाव काफ़ी थे या ऐसा कुछ होना चाहिए था? जैसे आज हम देखते हैं कि झालावाड़ में स्कूल का भवन गिर गया जी तो कई बच्चे मर गए, ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं पूरे प्रदेश में हुई। जी हम अगर एक सामान्य बात करें तो एक व्यक्ति जो घर बनाता है अपना 10-12 लाख 15 लाख, आज उसकी कीमत बहुत ज़्यादा समझ लीजिए, जी लेकिन वो जो है वो सालों साल टिकता है और उसी बजट में एक स्कूल भी बनता है, जी। तो वो कुछ साल ही टिक पाता है। तो ये क्या शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार कहें या अधिकारियों की अनदेखी कहें या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण से जो है वो सरकारी स्कूलों के हालत ख़राब हुए? मेरा अपना निजी अभिमत है हेमंत जी, जी जी। जब निर्माण कार्य केवल 4 लोगों के हाथ में है, हम्म, फिर विरोध करने वालों का एक छोटा सा कुनबा है जो हाँ, एक वो अपने स्वार्थ के लिए। हाँ, स्वार्थ के लिए, जो एक बड़ा, मुझे तो इतना विचित्र सा शब्द लगता है, मैनेज करना। हाँ। तो उन 14 विरोध करने वालों में से 4 मैनेज हो जाते हैं जो अत्यधिक प्रभावशील है। हम्म। फिर 10 नक्कार खाने में तूती की आवाज़ की तरह बेचारे बैठ जाते हैं। 400 जो उस निर्माण को केवल एक निगाह पर देखते हुए वहाँ से निकल जाते हैं, गुजर जाते हैं, और 4000 को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। तो जब तक ये व्यवस्था रहेगी, निर्माण की गुणवत्ता निरर्थक है, एक सपने के समान है। मैं तो भगवान से ये कहूँगा कि वो छत मासूमों पर ही क्यों गिरे। हाँ। ईश्वर से कहूँगा कि कुछ ऐसा विधान बना हम्म। कि वो जो दोषी हैं उन पर गिरे, तो समाज हाँ, को, उन्हें भी सबक मिले। तो समाज को ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोगों से, है ना, ऐसे रिश्वतखोरों से, कमीशनखोरों से निजात तो मिले। सही बात है। तो ये तो हो गई जो है वो भौतिकीय सर्वेक्षण की तरह अपन ने बात कर ली कि भाई जो है वो शिक्षा विभाग में शिक्षा नीति को लेकर के आपने पुरानी शिक्षा नीति पे भी काम किया, नई शिक्षा नीति आने के बाद में भी काम किया, दोनों में कितना अंतर है और ये बदलाव कितना कारगर होगा? नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसे ये 5वां साल है। प्रत्येक विद्यार्थी में, यहाँ तक कि शिक्षक में, यहाँ तक कि समाज में आमूलचूल बदलाव लाने वाली है। इस पर अगर जिस नीयत से बनी है, जिस प्रयोजन से और जिस मंतव्य के साथ में इसका निर्माण किया गया है, धरातल पर जाकर के, ग्रासरूट लेवल पर जाकर के अगर वो क्रियान्वित होती है जी, तो आप 2047 के भारत को एक सक्षम भारत के रूप में, एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में, एक स्वावलंबी और अपने कौशल में विकसित युवाओं से सुसज्जित भारत के रूप में देख पाएंगे। बदलाव की दिशा में मेरे प्रयास महासागर में एक बूंद के समान है। जी। फिर आपने अपने जीवन की दिशा बदली, हम चर्चा के अंतिम दौर हैं, आपने जीवन की दिशा बदली और आप राजनीति से संतों के साथ में आ गए। जी तो आपने कई संतों के साथ में काम किया, जी। तरुण सागर जी के साथ में भी काम किया है आपने, प्रसन्न सागर जी के साथ में भी काम किया, उनके गुरु भाई पुलक सागर जी के साथ में भी आपने काम किया और आपने अवधेशानंद जी के साथ में भी काम किया। तो ये संतों का सानिध्य जब आपको मिला या आपने इनके साथ में, कई किताबें भी आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं, मैं उसकी भी संख्या जानना चाहूँगा कि आपने कितनी किताबें अब तक लिख दी है। तो ये सारा सफ़र जो है वो कैसा अनुभव लेकर के आपके लिए आया और आपने कैसे इसमें जो है वो अपने आप को ढाला? जी, ये संत सन्निधि या देश के इन विलक्षण और अजस्र ऊर्जा के भंडार संतों के सानिध्य की ही कृपा है कि प्रकाश पंड्या, लेखक प्रकाश पंड्या, शिक्षक प्रकाश पंड्या, पत्रकार प्रकाश पंड्या बना रहा। अन्यथा जिस दुनिया में वो जाके आया, वहाँ तो इस प्रकाश पंड्या के बचे रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो वो जो संतों की कृपा थी जी, कि मैं बच के आ गया उस दुनिया से, है ना, बिल्कुल। चदरिया जो की त्यों धर दीनी चदरिया, कबीर कहते हैं, तो कोयले की खान से वो निकल आए वापस। मुझे सबसे पहले जब यहाँ 1998 में आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य अवधेशानंद जी की पृथ्वी क्लब में श्रीमद् भागवत कथा हुई थी, तो उस समय रिपोर्टिंग के कार्यक्षेत्र में था मैं। तो मेरे राइटअप से, मेरी रिपोर्टिंग से बड़े प्रसन्न हुए थे। तो पहली बार उन्होंने मुझे पुस्तक लेखन का अवसर दिया। फिर
2000 और 2001 के लगभग में ध्यान योगी ब्रह्मर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज का बांसवाड़ा में पदार्पण जी। हुआ और 2004 में उन्होंने एक विराट अष्टलक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन किया था। तो उनकी भी कृपा रही और उन्होंने मुझे इस लेखन और आध्यात्मिक पत्रकारिता का क्षेत्र में आगे बढ़ाया। पुलक सागर जी महाराज की 2 पुस्तकें लिखी मैंने। एक सर्वस्व भाग 2 है जो उनके 45 दिन के प्रवचनों का सार है, लगभग 400 पेज का। जी। और एक पर्युषण के साइंटिफिक एनालिसिस का, पर्युषण का जो महापर्व पर्युषण है, पर्वराज पर्युषण है, उसके वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित दूसरी पुस्तक थी धम्मम शरणम, वो लिखी। फिर परम पूज्य तरुण सागर जी का, सुधा सागर जी का, हमारे बेणेश्वर पीठाधीश्वर अच्युतानंद जी महाराज हैं, गौशाला के हमारे रघुवरदास जी हैं, घनश्याम दास जी हैं। तो ये संतों की कृपा रही कि मेरे भीतर का शिक्षक, मेरे भीतर का लेखक और मेरे भीतर का पत्रकार जीवित रहा जी। अन्यथा ये प्रकाश पंड्या तो आज आप जब बात कर रहे होते तो कुछ और रूप में कर रहे होते। हाँ, क्योंकि जैसा हनुमान जी कहते भी हैं जी, सुंदरकांड में, तुलसीदास जी ने लिखा है कि आप मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो ये कृपा ही रही कि आपको जो है वो इतने संतों का सानिध्य मिला। तो अब तक आपने कितनी किताबें लिख दी हैं? मेरी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुके हैं, उसमें इन संतों के सानिध्य में लिखी हुई हैं। उसके अलावा सबसे पहला मेरा कविता संग्रह है नन्ही शाला, दूसरा मेरा गीत और गज़ल संग्रह है चुभन, तीसरा मेरा लघु कथा संग्रह है देश का पेट, जिसकी जो शीर्षक कथा थी वो कादम्बिनी में प्रकाशित हुई थी। और उसका भी मैं रहस्य बता दूं कि वो जो मेरी लघु कथा थी देश का पेट, वो जब सचिवालय में प्रतिनियुक्ति के दौरान मुझे अच्छे बड़े बड़े राजनेताओं के भाषण लिखने होते थे, और आपने कहा कि भाई कुछ कांग्रेसी नेताओं के भी भाषण लिखे, तो भाषण है, वो किसी दल के नेताओं के लिए लिखो। तो भाषण का जो कंटेंट होता था, कभी आप किसानों के लिए लिख रहे हैं, कभी आप साहित्यकारों के लिख रहे हैं, कभी आप वैज्ञानिकों के लिए लिख रहे हैं, कभी आप बुद्धिजीवियों के लिए लिख रहे हैं, तो उनमें उनके लिए अलग अलग विशेषण, संज्ञा, उपमाएं देनी होती हैं। तो किसी को हम हाथ पैर दे देते थे, किसी को मस्तिष्क दे देते थे, किसी को देश की आंखें दे देते थे। तो मेरे मन में आया कि ये जो पेट है, उसकी उपमा किसे दी जाए। तो एक बड़ी अच्छी कहानी बनी, कादम्बिनी ने उसको बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया। तो शीर्षक कथा पर ही मेरा जो देश का पेट लघु कथा संग्रह बना। फिर बांस पर एक किताब लिखी मैंने, बहुपयोगी बांस। जोशी जी पर भी मेरा कालजयी महायोद्धा नाम से एक छोटा सा गीत संग्रह है, हरदेव जी जोशी पर। तो ऐसे 10 पुस्तकों का सृजन है। हमारी जो शिविरा पत्रिका है विभाग की, उसमें पूरा जिला दर्शन जो था उसका सेगमेंट मुझे ही मिला हुआ था निदेशक महोदय की तरफ से। उन्होंने जिला दर्शन का पूरा जो स्तंभ था वो मेरे जिम्मे कर रखा था। आपने मैं बांसवाड़ा भी लिखा, मैं बांसवाड़ा लगातार सीरीज चली बांसवाड़ा के रूप में। उसके साक्षी तो आप और सुभाष जी दोनों हैं कि वो स्तंभ हम लिखा करते थे और वो डेली छपता था। और कदाचित बांसवाड़ा के का जो समाचार जगत है, बांसवाड़ा का जो खबर संसार है, उसमें वो पहला एक इकलौता स्तंभ था जो 2 साल तक नियमित और लगातार चला। कई परिचित साथी हैं, वो मुझे प्रकाश पंड्या नाम से नहीं पुकारते, वो कहते हैं मैं बांसवाड़ा, इधर आओ। तो आपने ये जो पूरा सफ़र अपना बताया, एक हॉकर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप वहाँ रहे, संतों के सानिध्य में भी रहे, और एक शिक्षा अधिकारी के रूप में भी आपने लंबे समय तक काम किया, और अब आप सेवानिवृत्त हैं। तो जब आप अब पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इन सारे जो फील्ड हैं जिनमें आप रहे, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा फील्ड है अगर मैं सिर्फ यही चुनता तो मैं और बेहतर कर सकता था, या मुझे इस फील्ड में ही अगर समय मिलता तो मैं यही करना चाहता? जर्नलिज्म। अगर मैं विशुद्ध रूप से पत्रकार या रिपोर्टर या संवाददाता या फ्रीलांसिंग जर्नलिस्ट भी रहता तो शायद मैं कुछ अधिक कर सकता था, अपने निजी तौर पर नहीं, समाज के लिए, ज़िले के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए। और मैं आपकी शुभकामनाओं के साथ क्योंकि ये जो प्रतिस्पर्धा का दौर है इसमें, और हमारा शास्त्र तो कहता है पुत्रात् शिष्यात् पराजयम्, एक पिता अपने पुत्र से और एक गुरु अपने शिष्य से पराजित होने में गर्व महसूस करता है। तो फिर इस दुनिया में अगर मैं लौटता हूँ, मेरी दिली इच्छा है तो आपसे सीखते हुए, आपसे सीख करके इसमें आगे बढ़ने की मेरी बड़ी तमन्ना है। तो ये है प्रकाश पंड्या जो हमारे साथ हैं, आज हम बात कर रहे हैं इनसे
इनके जीवन के बारे में और बहुत सारी बातें जो है वो समझ में आई हमें, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी होगी। तो सर जाते जाते अब आपकी कोई पसंदीदा कविता, गीत या गज़ल आप कुछ सुनाना चाहें? गज़ल के 2-3 शेर हैं, स्वागत। मेरी तो नहीं है, किसी और शायर की है, पर आपसे बातचीत करने के बाद मुझे बड़ी सामयिक लग रही है वो। ये पर्दा क्यों है नज़रों को नज़ारों तक तो जाने दो, खिलेंगे फूल इनमें भी बहारों तक तो जाने दो, नदी का बांध कर पानी जहाँ जी चाहे ले जाना, मगर पानी को पहले तुम किनारों तक तो जाने दो। क्या बात। अभी तो चाक पर ही है मेरे एहसास की मिट्टी, अभी तो चाक पर ही है मेरे एहसास की मिट्टी, सुराही भी बना लेगी। ये राही सामने है इसलिए सुराही याद आई है, और आपका एक सेगमेंट भी है शायद सुराही। तो अभी तो चाक पर ही है मेरे एहसास की मिट्टी, सुराही भी बना लेगी, कुम्हारों तक तो जाने दो, सुराही भी बना लेगी। तो आइए चलते हैं इस समाज के, इस देश के, इस भूखंड के उन कुम्हारों के पास मिट्टी लेकर के, जिनमें सुराही बनाने में उनके हाथों का हुनर, उनके हाथों का सामर्थ्य आज भी सक्षम है। तो एक 4 पंक्तियाँ मुझे भी याद आती हैं पूरी बातचीत के बाद में, कि हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर किनारे पे जहाज नहीं होता, और दुनिया की हंसी उड़ाने वालों हर दामन पे दाग नहीं होता, हर दामन पे दाग नहीं होता। तो आज हमारे साथ में प्रकाश पंड्या जी थे, हमने बात की उनसे सफ़र के बारे में। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने भी ज़रूर इनकी बातों से कुछ सबक सीखे होंगे, और अगर आपके जीवन में इनकी बातों से कुछ बदलाव आता है, ऐसा नज़र आता है, तो ये आपके लिए भी अच्छी बात है। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान, हमारे एक्स, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से हमें कोई संदेश भेजना चाहें तो हमारा मोबाइल नंबर है 9414102499। आप इस पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। तो आज के शख्सियत कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और गेस्ट के साथ, किसी और अतिथि के साथ, किसी और प्रतिभा के साथ, और जानेंगे उनके जीवन के सफ़र के बारे में, और सीखेंगे उनकी ज़िंदगी से कुछ ऐसे सबक जो हम अपने जीवन में अपना कर सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।